गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने शुंग वंश को देखा। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल का सेकेंड वंश कण्व वंश, जिसके टाइम पीरियड 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व है। शुंग वंश जिसका टाइम पीरियड हमने 185 से 75 ईसा पूर्व देखा था। आज हम देखेंगे कण्व वंश 75 से 30 ईसा पूर्व। पुराणों में कण्व वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा जाता है। शुंगों की हत्या किया था, इसलिए शुंग भृत्य कहते हैं। इस वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में किसने की थी? वासुदेव ने की थी। अंतिम शुंग शासक किसकी? देवभूति की हत्या करी थी किसने? वासुदेव ने, और कण्व वंश की नींव डाली थी। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा शासक हुए। तो हमें कण्व वंश की वंशावली में 3 ही 4 शासकों के नाम याद करना है। कण्व वंश के शासकों में सबसे पहले कौन आएगा? वासुदेव। वासुदेव के बाद आएगा भूमिमित्र। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। नारायण शर्मा आ गए तो नारायण सुशर्मा, भूमिमित्र, नारायण शर्मा। वासु के साथ भूमि नारायण शर्मा आ गए, भूमि नारायण शर्मा आ गए। तो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा है। सुशर्मा की मृत्यु के बाद ही कण्व वंश जो था, इसका राजवंश समाप्त हो जाता है और आ जाता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सातवाहन वंश था। न शुंगों ने ज़्यादा समय तक शासन किया और न कण्वों ने। सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है तो किसने? सातवाहन वंश ने शासन किया है। तो भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सातवाहन वंश पहला राजवंश था। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रजीत या आंध्रभृत्य कहा गया है। इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था। आंध्र प्रदेश तक इनका विस्तार, इसलिए इनको आंध्रजीत या आंध्रभृत्य कहा जाता है। और इनका निवास स्थान अगर हम देखें तो सातवाहन कहाँ पर थे? महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थे। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने कण्व वंश के शासक सुशर्मा को पराजित करके की थी। सातवाहन सातवाहन के सातमुख सिमुक या फिर सात से रिलेट कर लेंगे। सातवाहन सिमुक इस वंश का संस्थापक था। इसने किसकी हत्या की थी? कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की। प्रथम शासक कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था और अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। ऐसे ही सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अब हम देखेंगे सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी धान्य कटक या अमरावती थी। सातवाहन प्रतिष्ठान पैठन या महाराष्ट्र के निवासी थे। इनकी राजधानी किसको बनाया था? धान्य कटक या अमरावती को बनाया था। सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान या पैठन को राजधानी बनाया था। सातकर्णी प्रथम ने किसको? प्रतिष्ठान और पैठन को राजधानी बनाया था। और इनका क्या तो कहते हैं, इनकी राजधानी कौन सी थी? सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी धान्य कटक या अमरावती थी। बाद में सातकर्णी प्रथम आता, उसने अपनी राजधानी को गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठान या पैठन में शिफ्ट किया था। जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध और जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। सिमुक के बाद कृष्ण ने शासन किया और कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम शासक हुआ। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक होता है। सातकर्णी प्रथम, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी उपलब्धियों का ज्ञान हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से होता है। सातकर्णी का नागनिका अभिलेख जो है, नानाघाट अभिलेख, हमें रानी जो क्या कहते हैं, इसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है। रानी नायनिका का नानाघाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम की विजयों की जानकारी देता है। नानाघाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी रानी नागनिका ने अपने पुत्र वेदश्री के काल में लिखवाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि नानाघाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी रानी नागनिका ने किसकी उसमें बनवाया था? तो उसके पुत्र वेदश्री के काल में बनवाया था। नागनिका का नानाघाट अभिलेख भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। हम भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो सातकर्णी प्रथम के नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। वही हमने मनुस्मृति में देखा था कि आधिकारिक रूप से भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम पुरस्ती थी मनुस्मृति। और अगर हमसे पूछ ले कि पहली बार हमको भूमि दान का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख देता है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। इसके पहले हमने देखा था पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और वहीं अब हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बाद सातवाहन काल में सातकर्णी प्रथम आता है। इसने अश्वमेध यज्ञ को करवाया था और राजसूय यज्ञ कराए थे। इसकी रानी नागनिका अंगीय वंश की राजकुमारी थी। अंगीय राजा अपने को महास्थी कहते थे। सातकर्णी प्रथम ने मालवा श्रेणी की गोल मुद्रा व अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलवाई। उसने दक्षिणापति स्वामी, प्रतिष्ठानपति और अप्रतिह चक्र की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम की उपाधि कौन थी? दक्षिणापति, दक्षिण का अधिपति दक्षिणापति, प्रतिष्ठानपति, प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया इसलिए प्रतिष्ठानपति, और अप्रतिह
प्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। अब नेक्स्ट शासक हाल आता है। हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक होता है। हाल की पुस्तक है गाथा सप्तमी, जो प्राकृत भाषा में है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है, साथ ही शिव स्तुति से शुरू होती थी। इसको याद करने की हमने ट्रिक बताया कि अपनी गाथा या हाल बताना, तो हाल की गाथा सप्तमी और उसमें सबसे पहले भगवान का नाम लेगा तो शिव स्तुति संबंधित है। हाल की राज्यसभा में हमको बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य, मतलब कि गुणाढ्य जब गुण बात होगी, बृहत बातें कैसी होती है, गुण होती है, तो बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। तो हाल के दरबार में कौन कौन थे? सर्ववर्मन और गुणाढ्य नामक दो क्या थे, लेखक रहते थे। लीलावती नामक ग्रंथ में हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन होता है। इनकी हाल कैसे, इनकी लीला कैसी है, किसमें बताएंगे अपन? लीलावती बताएंगे। तो हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन हमको लीलावती में मिलता है, लीलावती में मिलता है। इसमें हाल के सेनापति विजयानंद के श्रीलंका जीतने का भी वर्णन है। हाल की रानी जो थी मलयवती, जब हाल ऐसे हो जाते तो आदमी हाथ मलता रह जाता, तो हाल की रानी मलयावती संस्कृत की ज्ञाता थी। अब आता गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिसका टाइम पीरियड 106 से 130 ईसा पूर्व के माना जाता है। इसको रिलेट करके अगर हम याद करने की ट्रिक देखें तो 106 में गुणा कर दिया 5 का, तो 6 पंचे 30, तो हमने ऐसे रिलेट कर लिया कि 106 से 130 के बीच में कौन आता है? सतकर्णी आता, गौतमीपुत्र सतकर्णी। यह वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। 23वां शासक था हाल क्या, तो कहते हैं कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का 23वां शासक था, सबसे महान शासक माना जाता है। इसे आगमन निलय भी कहा जाता है, वेदों का आश्रय। आगमन निलय यानी कि वेदों का आश्रय किसको बोला जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को बोला जाता है वेदों का आश्रय। गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक में 2 अभिलेख मिले हैं, जो उसके राज्याभिषेक के 18वें और 24वें वर्ष के हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रथम सातवाहन शासक था, जिसने संपूर्ण दक्षिणा पथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सबसे महान शासक था, पूरे दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। गौतमीपुत्र के आवक्ष मुद्रा चलाई थी। कैसी मुद्रा चलाई थी? गौतमीपुत्र ने आवक्ष मुद्रा चलाई थी, जिन पर राजशिर अंकित है, राजशिर अंकित होता है, और आवक्ष मुद्रा चलाई थी गौतमीपुत्र को। अभिलेखों में एक ब्राह्मण, एक बहमन, शकों, यवनों और पहलवों को हराने वाला, क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला कहा गया है। खतीय दपमान मदनस, खतीय मदमान मदसनस यानी क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला। गौतमीपुत्र को अभिलेखों में एक ब्राह्मण, एक बहमन, शकों, यवनों और पल्लवों को हराने वाला और क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला खतीय दपमान मदनस कहा गया है। गौतमीपुत्र को चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। उसने छिन्न भिन्न होती हुई वर्ण व्यवस्था की रक्षा की तथा वर्ण संकर प्रथा को रोका। इसके बारे में जानकारी गौतमीपुत्र की माँ गौतमी बालश्री की नासिक प्रशस्ति में मिलती है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख हम बोलते हैं, तो नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र बलश्री की, गौतमीपुत्र की माँ गौतमीपुत्र बलश्री की है, जिसमें हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पुलवामी के शासन में उत्कीर्ण करवाया था। तो हमने देखा गौतमीपुत्र को अभिलेखों में ब्राह्मण, शकों, यवनों, पहलवों को हराने वाला, क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला, गौतमीपुत्र को चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक और छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा कर वर्ण संकर प्रथा को रोकने वाला बोला गया है। किसमें? गौतमीपुत्र की माँ गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति में हमको इसकी जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों की तुलना राम, कृष्ण, अर्जुन और भीम से की गई है। जिस प्रकार राम ने चारों तरफ अपनी शांति बनाई थी, राज्य की स्थापना की थी, कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने की थी, वैसे ही उपलब्धियों के वर्णन नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की मिलती है, जिसकी तुलना हम राम, कृष्ण, अर्जुन और भीम से करते हैं। गौतमीपुत्र बलश्री की उपाधि जो थी राजर्षि वधु थी, राजश्री वधु। राजश्री वधु किसको बोला गया? गौतमीपुत्र बलश्री को की उपाधि थी राजश्री वधु। इसने भदावनीय यानी कि भद्रायनीय भिक्षु संघ को नासिक में दान दिया था। गौतमीपुत्र बलश्री की उपाधि थी राजश्री वधु, जिसने भदावनीय भिक्षु संघ को नासिक में दान दिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक अभिलेख के अनुसार उसने घोड़े जो थे तीनों समुद्रों को पानी पीते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो नासिक अभिलेख है उससे हमें पता चलता है गौतमीपुत्र सतकर्णी के घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते हैं, उसको तीनों समुद्रों में शासन था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्षहरात वंश के शासक नहपान को परास्त करके उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः प्रसारित करवाया था, और इस विजय की पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भांड से मिलती है। जोगलथम्बी मुद्रा भांड क्या बताता है कि क्षहरात वंश के शासक नहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने परास्त किया और उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को वापस से प्रसारित करवाया था। जोगलथम्बी मुद्रा भांड से पता चलता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने खखरात वस निकसे सकस यानी सकरस क्षहरात वंश का निर्मूलन करने वाले की उपाधि धारण की थी।
गौतमीपुत्र ने शक विजय के उपलक्ष्य में वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की एवं वेणकटक नगर की स्थापना की। गौतमीपुत्र ने नासिक बुद्ध संघ को अचकाल तथा कार्ले भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। पता चलता है गौतमीपुत्र सरकार ने 2 गांव दान में दिए थे, अचकाल और करजक। कर्जा उतारने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। तो ऐसा करके हमने रिलेट कर लिया कि गौतमीपुत्र ने अपने पुत्र ने अपने कर्ज उतारने के लिए आजकल के कर्ज को उतारने के लिए आजकल दान दे दिया। तो ऐसे करके रिलेट हो गए। गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को, अचकालीय और कार्ले भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। करजक पहले उशावदात यानी कि नहपान का दामाद के अधिकार में था तथा उपासवाद ने भी इसे बौद्ध संघ को दान में दिया था। इस प्रकार करजक ग्राम 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया। कब कब? पहली बार दिया गया गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय, और उशावत ने भी इसे बौद्ध संघ को दान में दिया था। नहपान का दामाद था उशावत, 2 लोगों ने दिया था। अब हम देखेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी का साम्राज्य विस्तार। गौतमीपुत्र के पुत्र पुलवामी के 19वें वर्ष के नासिक गुहालेख से गौतमीपुत्र द्वारा निवेजित निम्न क्षेत्रों का पता लगता है। श्रमिक यानी कि कृष्णा नदी का तटीय क्षेत्र, ऋषिक, अस्मक, गोदावरी का तटीय क्षेत्र, कुकुट, पश्चिमी राजपूताना कुकुट है ना, उपरांत उत्तरी कोंकण प्रदेश, अवंती पश्चिमी मालवा प्रदेश, आकार पूर्वी मालवा प्रदेश, अनूप यानी नर्मदा घाटी, विदर्भ, सौराष्ट्र, मूलक। तो हम देखते हैं गौतमीपुत्र ने किन किन जगहों को विजिट किया था। ऋषिक, अश्मक, कुकुट, अपरांत ऋषिक, अस्मक, कुकुट, अपरांत, अवंती, मूलक, सौराष्ट्र, विदर्भ, अनूप, आकार। मूलक, सौराष्ट्र, विदर्भ, अनूप और आकार। ऋषि ने अचानक बोला, ऋषि जो था है ना, इसने क्या बोला, अचानक से कूट। ऋषि, अस्मक, कूट, अपरांतक, अवंती, मूलक। तो अब क्या तो कहते हैं, अपराध नहीं करेगा अब, तो अपरांतक, अवंती, अब नहीं करेगा तो अवंती, मूलक, मूर्ख, तो मूलक। ऋषि ने आकस्मिक कूटने को कहा, बोला कि अब अपराध किया था ना, तो अब गलती नहीं करेगा, मूर्ख। तो हमने क्या किया, अपरांतक, अवंती, मूलक। सौराष्ट्र, विदर्भ से रिलेटेड हमने मान लिया। सौराष्ट्र, विदर्भ, अनूप, आकार, बड़ा आकार, अनूप आकार, ऐसे करके याद कर लिया। विशिष्टिपुत्र पुलवामी का शासन पीरियड हम देखें तो 130 से 154 ईसा पूर्व का है। आंध्र प्रदेश पर विजय के कारण उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। एक विशिष्ट काम किया तो उसने आंध्र पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए आंध्र सम्राट कहते हैं। नासिक अभिलेखों में विशिष्टिपुत्र पुलवामी को उपाधि जो है दक्षिणापथेश्वर यानी कि आंध्र का शासक थी। विशिष्टिपुत्र पुलवामी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका अमरावती में अभिलेख मिलता है। विशिष्ट था इसलिए एकमात्र शासक है जिसका हमें अमरावती में शासन मिलता है। पुलवामी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेष्टिनी की निर्माण करवाया था, स्तूप को संवर्धित करवाया। वेष्टिनी का निर्माण कर स्तूप का संवर्धन पुलवामी ने करवाया था अमरावती के। विशिष्टिपुत्र पुलवामी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। ये सिक्के कोरोमंडल तट से मिले हैं। 2 पतवार वाले जहाज के सिक्के मिले हैं। कहाँ से? विशिष्टिपुत्र पुलवामी के सिक्कों पर। विशिष्टिपुत्र पुलवामी के अभिलेख भी सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख। हमने ऐसे थोड़ा विशिष्ट टाइप का था तो उसने आंध्र प्रदेश को जीत लिया है ना, दक्षिणापथेश्वर यानी कि आंध्र का शासक की उपाधि ले ली और सीधा एक विचित्र तरीके की हमको 2 पतवारों वाली जहाज की मुद्राएं मिली हैं, तो ऐसे करके रिलेट कर लिया। विशिष्टिपुत्र पुलवामी के अभिलेख की सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। पुराणों में पुलुमावी को पुलोमा कहा गया है। यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। यज्ञश्री सतकर्णी, उसने शकों द्वारा जीते गए भूप्रदेश को पुनः जीता। इसके सिक्के जो थे कोरोमंडल तट से प्राप्त हुए हैं, पर जहाज के चित्र बने हुए जो इसके समुद्र प्रेम पर व्यापार के प्रति लगाव को दर्शाते थे। यज्ञ करा रहा था, समुद्र के प्रेम रहा होगा, समुद्र के लिए यज्ञ कराया था, ऐसे करके रिलेट कर ले। समुद्र प्रेम को, व्यापार के प्रति लगाव को दिखाते हुए जहाज के चित्र मिले हैं यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर। मछली और शंख के मित्र चित्र भी यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर मिले हैं। नागार्जुन यज्ञ भी श्री सतकर्णी का मित्र एवं समकालीन था। पुलवामी चतुर्थ वंश का, इस वंश का अंतिम शासक था। सिमूक संस्थापक था सातवाहन वंश का, और अंतिम शासक कौन था? पुलवामी चतुर्थ।
अब हम देखेंगे सातवाहन समाज, संस्कृति और प्रशासन। समाज, सातवाहन कालीन समाज 4 जातियों में बटा हुआ था जिसका आधार व्यवसाय था। सातवाहन कालीन समाज और प्रशासन में मात्र सत्तात्मक, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सातवाहन जो थे ये मात्र सत्तात्मक सत्ता थी इनके यहाँ। तो मात्र गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, बलशी बालाजी, ऐसे करके हम पहले क्या ले रहे हैं, माँ का नाम ले रहे हैं। तो मात्र सत्तात्मक सत्ता को ये घोषित करता है, लेकिन उत्तराधिकार जो था पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता था। ऐसा नहीं था कि पुत्री को उत्तराधिकारी बना दें। इस काल की 2 रानियों नागनिका यानी कि सतकर्णी प्रथम की रानी और गौतमी बालशी ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को आगमन विलय यानी कि वेदों का आश्रय और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। गौतमी पुत्र सतकर्णी को हमने इसके पहले भी देखा था कि आगमन निलय यानी वेदों का आश्रय कहा गया है। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था, इसलिए उसको आगमन निलय कहते हैं। प्रशासन देखें तो सातवाहन कालीन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति पर था यानी उससे प्रभावित था, और उसके समय में जिलों को मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। जिले को क्या कहलाते था, आहार कहलाता था। सातवाहन अभिलेखों में कटक और स्कंधावर शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ये सैनिक शिविर थे, कटक और स्कंधावर, जो प्रशासन के केंद्र के रूप में भी काम करते थे। इससे सातवाहन शासन का सैनिक लक्षण प्रकट होता है। चैत्य सातवाहनों का राजकीय चिन्ह क्या था, चैत्य बिहार जैसे हम पढ़ते तो चैत्य सातवाहनों का राजकीय चिन्ह था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और ब्राह्मी लिपि थी। गांव का जो प्रशासन था गौलमिक यानी कि गौकिक यानी गांव का एक इंसान देखेंगे तो गौलमिक देखता था। गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। हालांकि ग्राम जो थे प्रशासन के अधिकारी थे, ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। हालांकि ग्राम भी हम देखते हैं कि प्रशासन के अधिकारी हुआ करते थे। इस समय सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी के सामंत राजा कहलाते थे, द्वितीय श्रेणी के महाभोज कहलाते थे और तृतीय श्रेणी के सामंत सेनापति कहलाते थे। राजा और फिर महाभोज और फिर सेनापति। राजा, महाभोज, सेनापति, 3 प्रकार के सामंत देखे हमने, राजा, महाभोज और सेनापति। भूमिदान, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत भी सातवाहनों से होती है। सातवाहनों ने मुख्य रूप से ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को शुरू किया था। नागनिका का नानाघाटा अभिलेख भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक लेख प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसमें भूमिदान के साथ शुल्क मुक्ति एवं अन्य विशेष अधिकारों की चर्चा की है। केवल भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख है, जबकि गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक लेख जो है ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, जिसमें भूमिदान के साथ शुल्क मुक्ति यानी कि अब शुल्क नहीं देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तो शुल्क मुक्ति और अन्य विशेष अधिकारों की चर्चा की गई है नासिक अभिलेख में, है ना, नासिक लेख में सतकर्णी के। और नागनिका के नानाघाट अभिलेख में हमको भूमिदान का केवल साक्ष्य मिलता है। इस भूमिदान की प्रथा ने, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर रेट करना चाहे तो, नाग जो था इसने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, नाग तो नॉर्मल होगा तो वो सिर्फ उसे भूमिदान के बारे में बताएगा। लेकिन नासिक जिसके पास होती है, इंसान के पास होती है नाग, तो इंसान बुद्धिमान है तो उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करके उसमें शुल्क मुक्ति और विशेष अधिकारों की चर्चा की, जिस करके रिलेट किया जा सकता है। इस भूमिदान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद को जन्म दिया, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले कर मुक्त भूमिदान की दी जाती थी। सिक्के, सातवाहनों ने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। कुषाणों ने किसके, सोने के सिक्के चलाए थे। सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया। उनके अधिकांश सिक्के शीशे के थे। सासे सातवाहन, सासे शीशे के सिक्के, सासे सातवाहन, सासे सीने के सिक्के। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहनों ने चलाए थे। सातवाहनों ने पोटीन, तांबे और कांसे की भी मुद्रा चलाई थी। पोटीन जो होता है ताम्र, जिंक, सीसा, टिन का मिश्रण होता है। तो सातवाहनों ने पोटीन, तांबे और कांसे की भी मुद्रा चलाई थी, लेकिन मेन रूप से शीशे के सिक्के चलाए थे। सासे सातवाहन, सासे सीने के सिक्के, शीशे के सिक्के। सातवाहनों की मुद्राओं पर राजशिर, 5 पत्तियों वाला चैत्य वृक्ष और स्वास्तिक का अंकन है। क्या है, सातवाहनों की मुद्राओं पर हमको राजशिर मिलता है, 5 पत्तियों वाला चैत्य, इनकी क्योंकि सातवाहनों के समय में चैत्य एक महत्वपूर्ण कला थी ना, तो चैत्य और 5 पत्तों वाला चैत्य वृक्ष, मुद्राओं पर राजशिर और स्वास्तिक का अंकन मिलेगा। जहाज का अंकन कंस वाले सिक्के भी हमको शीशे के सिक्के थे, है ना, जहाज के अंकन वाले सिक्के शीशे के थे। किसके समय में मिलते हैं हमको, सातवाहनों के समय में मिलते हैं, जहाज का अंकन किया गया है। मेन रूप से हमने क्या देखे थे, यज्ञश्री सतकर्णी के समय भी हमको मिले थे, जिनमें क्या मिला था हमको, मछली, शंख के चित्र मिले थे, जहाज के चित्र मिले थे। और इसके पहले भी हमने देखे थे विशिष्टिपुत्र पुलवामी के सिक्कों पर 2 पतवारों वाली जहाज का चित्र बना हुआ था। तो विशिष्टिपुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सतकर्णी दोनों के सिक्के पर हमको समुद्र से नाव के वो बारे में पता चलती है, नाव के वो जो थे निशान बने हुए मिलते हैं।
कर्षापण यानी कि कहपान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य नागनिका का नाडाघाट अभिलेख है। भारी मात्रा में मिले सातवाहन और रोमन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार की ओर भी हमें संकेत मिलता है कि जब व्यापार बढ़ा तब तो मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा था। महारथी तथा महाभोज बड़े सामंत होते थे। महारथी महाभोज जिन्हें अपने क्षेत्र में सिक्के उत्कीर्ण कराने का सिक्का का अधिकार था। हमने 3 प्रकार के सातवाहन काल में वो देखे थे। सामंत प्रथम थे राजा, राजा से नीचे महाभोज और महाभोज से नीचे महासेनापति तीसरे नंबर में आता था। महाभोज जो थे ये बड़े बड़े सामंत होते थे। महारथी महाभोज जिन्होंने अपने खुद के सिक्के भी उत्कीर्ण कराए थे। इसलिए भारी मात्रा में सिक्कों का आदान प्रदान हुआ। व्यापार रोमन सिक्कों के बढ़ते हुए व्यापार की ओर संकेत भी मिल देते हैं हमको। व्यापार देखें तो कपास का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ। भड़ोच इस समय प्रमुख बंदरगाह था, व्यापारिक केंद्र था। भड़ोच सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिण भारत में तगर यानी तेल, पैठान, धान्य, घटक, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भड़ोच, सोपारा, अरिकमेडु, कावेरी पट्टनम आदि प्रसिद्ध नगर थे। व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्कों का यूज होता था, जिसे कर्षापण कहते थे। कर्षापण किसे कहते हैं? चांदी और तांबे के सिक्के का उपयोग करना कर्षापण कहलाता है। शिल्पियों में गंधिकों का बार बार उल्लेख है। गंधिक इत्र बनाते थे। जो गंधिक यानी गंध आती है कहाँ से? इत्र से आ रही है, तो गंधिक इत्र बनाते थे। व्यापारियों और शिल्पियों में महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। बाकी समाज में वैष्णव और शैव धर्म की प्रधानता थी। स्तूप इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चैत्य कार्ले का एवं स्तूप अमरावती का था। कार्ले का स्तूप और अमरावती का स्तूप सातवाहन कालीन है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा ने गंटूर जिले में स्थित और अमरावती सातवाहनों एवं उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में बौद्ध संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अमरावती का स्तूप जो है 200 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है और इसका पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने लगाया था। अब आता है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांति मूल था। इच्छा सबकी होती है, पर इंसान जब कर नहीं पाता पूरी तो शांत बैठ जाता है। ऐसे करके हमने रिलेट कर लिया कि इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक शांति मूल था। शांति मूल ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। नागार्जुन अश्वमेध यज्ञ भी कर दिया था, तब भी शांति नहीं मिली उसको। नागार्जुन कोंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुष दत्त ने उज्जैन के शक नरेश की कन्या रुद्र भट्टिका से विवाह किया था। इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक ब्राह्मण अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियां बौद्ध धर्म का पालन करती थी। अब देखो यहाँ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मण शासक थे वो ब्राह्मण धर्म को पूज रहे हैं इक्ष्वाकु, लेकिन रानियां उनकी इच्छा के विपरीत कार्य कर रही हैं, बौद्ध धर्म को पूज रही है। तो ऐसे करके हमने रिलेट कर लिया। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को भी पर्वत का शासक और आंध्रभृत्य कहा गया है। आंध्रभृत्य यानी आंध्रों पर शासन का, आंध्रों का नौकर, और इक्ष्वाकु वंश को पर्वतों का शासक कहा है। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती धान्य कटक से हटाकर नागार्जुन कोंडा बनाई थी। नागार्जुन कोंडा का दूसरा नाम विजयपुरी था। ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण इक्ष्वाकुओं ने किया था। किसी की भी इच्छा नहीं होती अपनी इच्छा से किसी भी छोटी मोटी चीज़ों का उपयोग करने की, लेकिन जब हमारे यहाँ सोना खत्म हो गया, चांदी खत्म हो गया, बड़े बड़े पत्थर खत्म हो गए, तो ईंटों का काम शुरू किया। किसने? इक्ष्वाकुओं ने किया। तो ईंटों के मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण हम देखते हैं इक्ष्वाकुओं ने किया था। आभीर वंश के शासक संस्थापक ईश्वर सेन थे। अब आभीर वंश आता है। आभीर ईश्वर, अभी बोलते हैं, अभी भी ईश्वर को समझ में नहीं आया, तो ईश्वर सेन क्या थे? आभीर वंश के संस्थापक थे। कलचुरी या चेदी संवत की स्थापना की थी। चतुर सातकर्णी वंश का महाराष्ट्र के कुंतल में शासन था। जो महाराष्ट्र कुंतल था वहाँ पर कौन था? चतुर सातवर्णी वंश था। इस वंश का अंत कदम्ब वंश द्वारा किया गया था। बृहत फलायन वंश, इसकी राजधानी पिठुंड थी। शालकायन वंश की राजधानी वेंगी थी। और पश्चिमी गंग वंश, इसका संस्थापक कोंगू वर्मन था। कोंगू वर्मन गंग वंश का संस्थापक था, जिसने कोलार से शासन किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोंकण क्षेत्र में मौर्य वंश का उल्लेख हुआ। इसकी राजधानी एलिफेंटा द्वीप पर स्थित पुरी या धारापुरी थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में अब हम विदेशी आक्रमण के बारे में देखेंगे।